वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा बीएससी सेकेंड ईयर का हमारे पास एक अच्छा शानदार टॉपिक है सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है? सुपर पोजिशन थ्योरम कि जब किसी नेटवर्क को दो या दो से अधिक ऊर्जा सक्रिय होती है, जब किसी नेटवर्क में दो या दो से अधिक ऊर्जा सक्रिय होती है तब नेटवर्क के किसी एक बिंदु पर सभी आवेशों में धारा जो होती है वो सभी आवेशों को शून्य से प्राप्त होती है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। अब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के आपको कुछ डायग्राम के थ्रू सिखाऊंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, हम बोली जाने के हमारे क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हम इसको देखेंगे क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम के थ्रू ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आ सकता है एग्ज़ाम के थ्रू, आप इसको देखने को मिल सकता है। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, जो भी मैंने बताया इसकी डेफिनेशन सुपरपोजिशन की, लेकिन हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम इसका कैसे बनेगा सुपरपोजिशन का, कि कोई भी परिपथ होगा, उस परिपथ में इम्पीडेंस लगा होगा। यहाँ पे एक इम्पीडेंस होगा, फिर यहाँ पे एक इम्पीडेंस होगा, फिर यहाँ पे एक इम्पीडेंस होगा। ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस दोनों इक्वल रहेंगे। ये इम्पीडेंस थोड़ा बहुत मिलेगा, तो ये वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो करेगा यहाँ से, और यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा, यहाँ से सीधा इसको अटैच करेगा इस तरह से। ये सुपरपोजिशन का डायग्राम है। इसमें इम्पीडेंस Z1 होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस Z2 होगा, और यहाँ पे इम्पीडेंस Z3 होगा। यहाँ से E1 करंट फ्लो होगा, यहाँ से E2 करंट फ्लो होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस माइनस। अब जो Z1 है वो Z3 को करंट फ्लो करता है, यहाँ पे इम्पीडेंस, यहाँ पे इसको हम आयन को रख करते हैं, और Z2 जो है Z3 को करंट फ्लो करता है यहाँ पे, तो इसको हम I2 करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टिव होता है कि जो Z2 है इम्पीडेंस और Z1 है वो Z3 को करंट फॉलो करेगा, और जो Z2 है वो Z3 को करंट फॉलो करेगा। यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं कि Z3 जो है इम्पीडेंस, Z3 जो है उसको Z1 और Z2 दोनों करंट फॉलो करते हैं। तो यानी कि इम्पीडेंस हमें यहाँ पे एक चीज प्रूव करना है कि जो I1 करंट है वो I2 करंट है, उसको हमें प्रूव करना है। इसके थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पे हम माना कि कोई भी हमारा इम्पीडेंस Z1 और Z2, इम्पीडेंस हमारा Z1 Z2 जिसमें E1 और E2 हमारा इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, जिसमें Z1 और Z2 दो प्रतिरोध हैं, तब उसमें I धारा फ्लो हो रही है। यदि उसमें I धारा फ्लो हो रही है, यहाँ पे I1 और I2 की हम बात करते हैं I1 और I2 की, I1 और I2 की, इंग्लिश में I1 और I2 की हम बात करते हैं। यहाँ पे I1 और I2 की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये दोनों करंट मानते हैं, तो ये दोनों करंट है, और यदि दोनों करंट है तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, सॉरी किरचॉफ लॉ क्या कहता है, यहाँ पे यदि हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ लॉ कहता है हमें कि जब यहाँ पे जो धारा फ्लो होगी, मतलब Z1 जो है Z3 को देगा, मतलब Z1 प्लस Z3 की धारा फ्लो होगी, तो किसके रिस्पेक्ट में होगी? I2 के रिस्पेक्ट में, सॉरी I1 के रिस्पेक्ट में। तो यदि यहाँ पे I1 धारा हो प्लस, अब जो धारा फ्लो हो रही है जो Z3 है इधर से धारा ले रहा Z1 से, यदि Z1 से धारा लेगा तो कहाँ से धारा, तो जो Z3 है वो Z1 और I2 को भी करंट फॉलो करेगा, तब जब E=1 0 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, मतलब Z1 प्लस Z3 I करंट फॉलो करेगा फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर कंडीशन में I2 को भी फॉलो करेगा, तब जब इलेक्ट्रिक से जो चार्ज इधर से फॉलो करेगा, मतलब यहाँ से करंट इसको फॉलो करेगा, तो इसका फ्लो वैल्यू 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, यदि इसने इसको फॉलो किया तो ये भी इसको फॉलो करेगा, मतलब Z2 जो है Z3 को करंट फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू I के, तब जो Z3 नोड इम्पीडेंस है वो I1 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। अब ये दो कंडीशन बनी हमारी, ये वाली। अब इन कंडीशन को देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड
दोनों के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे आई निकालते हैं, यहाँ पे I1 निकालते हैं, I1 निकालते हैं और I2 निकालते हैं। सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड कंडीशन के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा E1 है Z1 प्लस Z3 के रिस्पेक्टिव में है, वो यहाँ पे माइनस E2 जो है हमारा Z3 के रिस्पेक्टिव होगा। पूरे के बदले में हमारा Z1 प्लस Z2 जो Z2 प्लस Z3 जो यहाँ पे माइनस Z3 का होल स्क्वायर। इसके रिस्पेक्टिव में हम इसको कर देते हैं, इसके रिस्पेक्टिव में होगा। इसके बाद हम देखिए सुपरपोजिशन कंडीशन को सुपरपोजिशन सेकंड कंडीशन में I1 के साथ सेकंड कंडीशन में I2 के साथ, तो I2 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, I2 इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन में सुपरपोजिशन था, यहाँ पे सुपरपोजिशन को एक्सटेंड करने पर हमें प्राप्त होगा कि जब कंडीशन सेकंड लॉ को करेंगे यहाँ पे तो जो है माइनस E Z3 प्लस E1 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 यहाँ पे Z3 एंड माइनस Z2 स्क्वायर। सेकेंड टर्म में Z2 स्क्वायर के बाद हम इसको इम्पीडेंस को परफॉर्म करेंगे तब I1 होगा। अब यदि E1 को नेटवर्क मानते हैं एंड E2 को नॉट, जो कंपेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के टर्म में हम फॉलो करेंगे। इसकी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड टर्म में उसको फॉलो करने से हमें मिलेगा, सेकंड कंडीशन होगी हमारी Z1 प्लस Z3 और I1 की वहाँ पे जाएगा हमारा I1 डैश, यहाँ पे करंट फ्लो होगा Z3, यहाँ पे I2 थोड़ा I2 डैश माइनस E1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 माना, 3 माना। सेकंड टर्म में हमारा होगा Z2 माइनस Z3 with respect to I2 डैश प्लस Z3 I1 with respect to minus E2 डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। Let's move to both sides. Equation 3 and 4, the comparison of found I2 I1 dash and I1 I2 dash. That found of I1 dash equal to the comparison of first in the term minus E1, that minus E upon Z3 upon the comparison of the two equations Z1 Z2, that Z1 Z2 plus Z2 Z3 and plus Z3 Z1. The found of I2 is equal to the comparison of the first row in the term Z1 plus Z3 as the opposite of Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. This next more conditional move, the second term step, the I1 dash in I1 dash, the second dash of dash, the found of I1 dash of dash equal to I2 dash of dash. That first condition move of dash of dash equal to the superposition theorem is asked the first condition to match I1 dash of dash equal to E Z3 Z2 minus Z3 upon Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 and I2 dash of dash equal to I2 dash of dash equal to minus E Z3 upon Z1 Z2 plus Z2 Z1 plus Z3 Z1. The condition of term in the equal to all equations is the same that found in what you found in questions that before I equal to
I1 dash plus I1 double dash and I2 equal to I2 dash plus I2 double dash. This question is solution. So thank you guys. तेरी आँखों के मुताबिक मेरे को